अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज लाहौर के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है थाना बी डिवीजन के अंदर जिसमें कहा गया है कि दो गैर मुल्की खवातीन जिनके मुबैना अगवा और मुबैना ज्यादती के इल्जामात उस FIR में हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक अहम सियासी शख्सियत के घराने के अफराद जो हैं उसमें उनके नाम आ रहे हैं जिनमें उनको नामजद किया गया है। अब ये मामला है क्या, आज हमने इसके ऊपर काम किया और इसमें खबर आपको ये देनी है कि जब हमने अपने जराये से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, डिग आउट किया, तो मालूम ये पड़ा है कि ये सारे का सारा मामला सिंगापुर में मुबैना एक मुलाकात से शुरू होता है और ये सारे का सारा जो FIR जो सामने आई है जिसमें अगवा के या ज्यादती के मुबैना तौर पर इल्जामात लगाए हैं, उससे कहीं ज्यादा ये मामला जो जिसको आप आजकल ऑनलाइन करेंसी कह लीजिए या डिजिटल करेंसी जिसको आजकल कहते हैं, क्रिप्टो का मामला है। एक इन्वेस्टमेंट से मामला शुरू होता है तकरीबन कोई $60,000 से, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता बढ़ता कोई $5 लाख तक जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट डूबने के मामलात होते हैं। जिसके बाद ये खवातीन पाकिस्तान आती हैं और कुछ इन्वेस्टर से मिलना होता है और इस्लामाबाद में कुछ दिन गुजारने के बाद ये लाहौर जाती हैं, तो और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ती हैं। जाहिर है कि इसके ऊपर अब जो लॉ है, कानून है, अपना रास्ता लेगा, लेकिन ये मामला सारे का सारा जो सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं वही इन्वेस्टमेंट का मामला है और उस इन्वेस्टमेंट के मामलात के अंदर चीजें हुई। फिर आज हमने इस्लामाबाद के अंदर एक और अहम डेवलपमेंट ये देखी कि चलें किसी और जगह तो वज़राए आला इकट्ठे हों या ना हों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जेल रिफॉर्म्स के ऊपर एक सेमिनार या एक कौमी कॉन्फ्रेंस कराई। उसके अंदर जाहिर है कि चीफ जस्टिस खुद भी मुखातिब हुए और उनके अलावा जो चारों सूबों के वज़राए आला हैं उन्होंने न सिर्फ शिरकत की बल्कि वहां पे अपने अपने सूबे के हवाले से अपना विजन क्या है या क्या इस्लाहात की जा रही हैं वो किया। उससे हटकर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपना बजट तो दे दिया है। अब हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा बजट अवाम दोस्त है, लोगों की बेहतरी के लिए है। मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत सारी अफवाहें मार्केट के अंदर होती हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे जो सीनियर कोलीग्स हैं वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। फिर वही बात कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। इस वक्त इस हुकूमत का जो मुआशी बयानिया है वो कितना मौसर है और सियासी बयानिया कितना मौसर है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और हमने आज 4 साफियों और तज्जियाकारों को दावत दी है ताकि उनकी हम राय जान सके। हमें नुसरुल्लाह मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें इसार राना साहब जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। राना साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और माजिद निजामी साहब भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं जरा नुसरुल्लाह मलिक साहब आपसे आगाज करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि अमेरिका के जो सदर हैं वो ज़ाहिर है सबसे बाअसर दुनिया में माने जाते हैं। वो हर वक्त सहाफियों को इंटरव्यूज भी देते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं। हमारे यहां क्या गवर्नमेंट का सियासी बयानिया, मौशी बयानिया हर तरह का इतना कामयाब हो गया है कि गवर्नमेंट इतना डिलीवर करने में कामयाब हो गई है कि बिल्कुल किसी किस्म का ना कोई सहाफियों से इंटरेक्शन होता है, ना कोई इंटरव्यूज दिए जाते हैं। ये क्या वजह है? हमारे हुक्मरान ट्रंप साहब से भी ज्यादा कामयाब हैं या उनको कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म का अपना बयानिया बनाने की या बातचीत करने की या मीडिया को किसी जगह पे फेस करने की? शुक्रिया गोंदल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ शायद हुक्मरान जो हैं वो सब अच्छा ही सुनना चाहते हैं, ठीक, तनकीद वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हालांकि अगर देखा जाए मेरी राय के मुताबिक अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है तो इससे ज्यादा हुकूमत को कोई मौका नहीं मिलता कि वो अपनी इस्लाह कर सके। अगर आप मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, मेरी किसी गलती की निशानदेही करते हैं तो आप मेरे खैर खा हैं, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। और ये रवैया पूरी दुनिया में होता है कि जब आप किसी के ऊपर तनकीद करें तो वो उसको ये पॉजिटिव तरीके से लेता है और ये समझता है कि अच्छा भाई अगर मुझसे ये खराबी हुई है मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, अगर खराबी नहीं है तो मुझे इसकी वजाहत कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शायद उल्टी गंगा बहती है। हम चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में हैं तब भी तारीफें हों, हम अपोजिशन में हों तब भी हमारी तारीफें हों, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, हम गलत काम करें उसको भी सही कहा जाए। ये है हमारी मुजमूई तौर पर हमारी बेइज्जती का आलम, जिसका जिक्र आपने किया। मैं थोड़ा सा अगर आपको माजी में ले जाऊं, लोग फिर कहते थे कि हम खामखा जिक्र कर देते हैं इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब के पास तो 2.5-3 साल 3-3.5 साल के इक़्तिदार था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस मुल्क में हमेशा हुआ करती थी, हुक्मरान जवाबदेह हुआ करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बताया करती थी, सवालात लिए जाते थे, साफियों के सामने बैठ के अपनी बात कही जाती थी। लेकिन आपको याद होगा ये इमरान खान साहब ने, जो हमारे जनाब एक मकबूल लीडर हैं, उन्होंने ये कल्चर पैदा किया कि उन्होंने कहा नहीं जी जनाब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक प्रेस ब्रीफिंग की रिकॉर्डिंग करवा दें और रिकॉर्डिंग टीवी पर चलवा दें।
साफियों के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये कल्चर उस वक्त आया। अब जनाब तलाल चोई सब ये काम कर लेते हैं। अब कई हमारे रहनुमा अपने घरों में बैठ के या अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं, उसको मीडिया टॉक का नाम देकर रिलीज कर दिया जाता है। ये उसकी वजह यह है कि आप फेस ही नहीं करना चाहते, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये कल्चर जिसका आगाज किया था इमरान खान साहब ने, अब हर किसी की ख्वाहिश है कि अगर खान साहब कौम से खिताब कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे, हमें भी खिताब करना चाहिए। तो लिहाजा ये अब हुक्मरान जो है ना मिलना पसंद करते हैं, ना बातचीत करना, ना डायलॉग करना, ना अपने ऊपर सवालात सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा इसार राना साहब की तरफ बढ़ता हूं। राना साहब, ये हर इस मुल्क में खराबी की ये बुनियाद इमरान खान क्यों रख कर गए हैं? ये मीडिया को लेकर भी जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि आपने खुद ही अपने घरों में बैठकर खुद ही एक बयान दिया और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया, ये पिछले दौर में भी ऐसा ही था। पंजाब के वजीर आला से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आजम जो है इसी तरह से मीडिया से कट ऑफ होते थे, बात नहीं करते थे, ना उनको ब्रीफ करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। इमरान खान से पहले जो हुक्मरान थे उनके मीडिया से बहुत ताल्लुकात थे, बल्कि वो तो बाकायदा आबियारी करते थे मीडिया हाउसेस की, और आज भी करते हैं माशाल्लाह। सरकारी टीवी पे बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहों में रखा जाता है और बड़े तरीके से उन सारे सहाफियों के साथ उनके बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं। ये इमरान खान ही था जो कहता था कि ये फजूल पैसे बचाने चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इमरान खान ही था कि जब उसके सामने बैठ के, आज वो लोग जो टीवी पे बैठ के दो जुमले किसी के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, उनके प्रोग्राम बंद करा दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा था हम आपका गिरेबान पकड़े, जब वो वजीर आजम था इमरान खान। ठीक, अब्दुल मालिक साहब ने मेरे ख्याल कहा था और सब इकट्ठे होकर गए थे उसके पास कि हम आपका गिरेबान पकड़े किसका। तो अब किसी के आज जरूरत है कि वो इतना कह सके, सोच भी सके। नहीं, अब वजीर आजम से मिलेंगे तो कहेंगे ना आप, वो आगे सुन ले, वजीर आजम का सुन ले। वजीर आजम साहब ने गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक, ये अभी कुछ अर्से पहले की बात है। तो उसमें मरियम औरंगजेब साहबा बैठी थी और कोई शायद एक दो और लोग थे। तो मैंने खैर 10 दफा हाथ खड़ा किया, तो मेरा हाथ शायद छोटा था इसलिए नजर नहीं आया, मुझे माइक ही नहीं दिया गया। अच्छा। वो बदकिस्मती से आजम चौधरी साहब पीटीवी पे उस टाइम प्रोग्राम कर रहे थे और वो प्रेस क्लब के शायद सदर भी थे। उन्होंने एक सवाल उल्टा सा कर दिया, ठीक, कि आप तो ये कह रहे हैं कि ये आजादी है, लेकिन सहाफियों के साथ तो ये हो रहा है। तो मैं कमाल जाऊं, इमरान खान तो एक मतलब फजूल आदमी था ना मीडिया से इंटरेक्ट। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई थी, तो आजम साहब की रिकॉर्डिंग थी पीटीवी में, तो खत्म हुई थी तो उनको मैसेज आया कि जी आपका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। मैं तो ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, आजम चौधरी भी मौजूद है, आप उससे पूछ लें कि ये हुआ क्या नहीं। और फिर ये कि चले इमरान खान तो बड़ा बुरा था, आप केपी के वजीर आला से तो कह सकते हैं कि आप हीरो, आप यहाँ चर्च लेके आए हैं, आप कोई पिछले 5 साल में कोई एक इंटरेक्ट बता दे जो मरियम साहिबा का साफियों से हुआ हो। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि सवाल तब हो पाएगा जब इंटरेक्शन होगा। मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। वजीर आला को तो आप कह देते हैं ना कि तुम तो चर्च लेके आए हो यहाँ पे, और भी बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत पूछा जाता है कि उन लोगों से, तो सहाफियों से कराची में भी उनसे बात होती है, लाहौर में भी हो जाती है, केपी में भी हो जाती है। पिछले 4 साल में मुझे बता दें मरियम साहिबा ने कब सहाफियों को बुला के उनसे गुफ्तगू बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड सवाल है बेग साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाजी के अंदर तो चले, जो तनकीद है वो होगी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, आज ये बताइए कि क्या वजह है जब हम इन हुक्मरानों को जो अभी गवर्नमेंट के अंदर है, जब ये ऑपोजिशन के अंदर थे, ये जाहिर है कि उस वक्त मीडिया की आज़ादी की बात भी करते थे, मीडिया को फेस भी करते थे, इंटरव्यूज भी देते थे, लेकिन जिस तरह इसार राना साहब और मलिक साहब बात कर रहे थे कि अभी पंजाब के अंदर हमने देखा कि बुज़दार पे बहुत तनकीद होती है, लेकिन बुज़दार कम से कम पंजाब असेंबली में भी हम उनको कवर करते थे तो सामने वाले गेट से आते थे, ताकि मीडिया अगर कोई सवाल करना चाहता है सवाल कर ले। यही बात इमरान खान की थी, उन्होंने अपने जो क्रिटिक थे उनको भी इंटरव्यूज दिए। अभी क्या ऐसी वजह है, गवर्नमेंट ने इतना डिलीवर कर लिया है, गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी कामयाब हो गई है कि वो समझती है कि भाई कोई सवाल है ही नहीं जिसका हमने जवाब देना हो? बहुत शुक्रिया, मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी। बेसिकली ये माइंडसेट है कि आपने इंटरव्यूज या आपने जो वुज़रा हैं उनको टीवी टॉक शोज में भेज देते हैं। हालांकि दुनिया में
कोई भी महज़्ज़ब मुल्क देख लीजिए, वहां पे मीडिया ब्रीफिंग्स या मीडिया को इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी गैजेट या सोशल मीडिया भी आ जाए। ठीक। तो 1 to 1 फेस करके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो होते हैं, उसमें हुक्मरानों का या पॉलिटिशियंस का ही फायदा होता है। अगर कोई क्रिटिक सवाल भी है तो उसको आप बड़े ठंडे दिल से उसका जवाब दे दीजिए, बजाय इसके कि आप ये सोच लें कि नहीं ये सारे काम इश्तिहारात और दूसरी। अब आप देख लें कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं होती, लेकिन ISPR में रेगुलर हो रही है, 2-2, 3-3 घंटे की होती है। तो मैं समझता हूँ कि जहां पहले आपने इंट्रो में कहा कि बयानिया नहीं बन सका, वो किसी का भी नहीं बन सका। आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिल्कुल इग्नोर करके, ठीक है मुल्की मसाइल मईशत के हैं, हमारे पिछले हालात भी कुछ जंग लग गई, इंटरनेशनली जो कुछ हुआ, लेकिन आपने लोकल इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे जो ब्रीफिंग है प्रेस को, देखिए उसका ब्रीफिंग का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक फायदा होता है कि जब कि आप ब्रीफ करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सहाफी फिर उसी को लेके आगे चलते हैं। अगर आप उनसे बात करने पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दें, तो वो ठीक है, कमर्शियली मीडिया के लिए जरूरी है, वो पॉलिसी भी तो करते हैं, लेकिन आपका जो जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है और उसका फायदा होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, और आपको आज इसलिए होगा कि वो आपकी उस चीजों से बाहर निकल कर कोई गलत फहमी या गलत सवाल भी नहीं करेंगे। अब हाँ मैं तो उसको क्लियर कर दे। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो उसका आपको फायदा होगा। अच्छा निजामी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जब हम अमेरिका के सदर को देखते हैं, वो अपने जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे सवार होने से पहले भी वहां पे जो मौजूद रिपोर्टर्स होते हैं या सहाफ़ी होते हैं उनके सवालात लेते हैं। आपने देखा कि जब अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में आ रहे थे तो यहां पर उनकी खातून सहाफ़ी आई हुई थी, तो अमेरिका के सदर खुद उनको बता रहे थे कि ये डेवलपमेंट होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों हमें नजर नहीं आता? या तो हमारी हुकूमतों के पास, वो किसी भी सियासी जमात की हूं, खासकर जो भी हुकूमतों के अंदर हैं, या तो उनके पास बयानिया इतना कामयाब है कि उनको जरूरत नहीं है कि उस बयानिया को फर्दर आगे पहुंचाने की, या फिर दूसरी राय ये हो सकती है कि उनके पास कोई बयानिया है ही नहीं है, वो बताएं क्या लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक अवाम से कनेक्टिविटी के साथ भी होता है जी, और हम ये देखते हैं कि वो तमाम अफराद जो सहाफ़ी कहलाते हैं वो अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं, ताकि अवामी मसाइल और शिकायत की एक पल्स जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचे और वहां से जो फीडबैक है वो अवाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि मौजूदा सेटअप के अंदर जो अवामी हुक्मरानी है या अवामी शमूलियत है उसकी परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्हें इस चीज का ख्याल ही नहीं है कि ये कोई काम है जिसे करना भी चाहिए। दूसरी बात माइंड सेट की भी है, और माइंडसेट की जब मैं बात करता हूं तो वो वक्त के साथ साथ पुख्ता होता है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ की 2013 से लेकर 2018 तक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आप छोड़ें, नेशनल असेंबली में उनकी जो अटेंडेंस थी या वहां पे इजलासों में शिरकत थी वो लेस देन 10% थी। अब मियां शहबाज शरीफ साहब की आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, कौमी असेंबली में वो कितना आते हैं, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लेस देन 10% है। तो जो हुक्मरान अपने MNAs को इस काबिल ना समझते हो कि उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे कि क्या वो सहाफियों से इंटरेक्ट क्यों करेंगे, जहां से खदशा है, खतरा है कि हो सकता है कोई नापसंदीदा सवाल आ जाए, कोई तनकीदी राय आए। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 कदम आगे निकल चुकी हैं। पंजाब असम्बली में चूंकि बजट स्पीच करना लाजिम है, वो साल में एक दफा वहां पे आती हैं और वो अपना एक दीदार आम जो है और एक जो खसूसी तकरीर है वो वहां पे होती है। MPs के मसाइल के लिए ज़ीशान मलिक साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं। उससे आगे जो है वो MPs की भी रसाई नहीं है। तो ये जो माइंड सेट है ये वक्त के साथ साथ पुख्ता इसलिए हो रहा है कि जब आपको ये पता हो कि अवामी शमूलियत का मसला ही नहीं है, अवामी अकाउंटेबिलिटी मैटर ही नहीं करती, और वो तमाम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो मैटर नहीं करते, वो फजूलियात में मुब्तला हैं, और जहां से हुकूमत मिलती है, जैसा कि मरियम नवाज शरीफ कह चुकी हैं, तो अगर वहीं से हुकूमत ले ली जाए तो फिर ये सारे तकल्लुफ फिर ज़ाहिर है कि जो अकाउंटेबिलिटी है और कनेक्टिविटी, आपका आर्गुमेंट ये है कि उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। मैं इसको कंटिन्यू यहीं से कर लेता हूं, जरा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक। वेलकम बैक।
मलिक साहब, आपसे ये हमने एक नैरेटिव की बात तो कर ली है। ये हुकूमत जब आई थी वो पीडीएम के दौर से, खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी, तो उनका पहले दिन से नारा ही बड़ा सादा सा है कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाना है। मतलब ये था कि मौशी मसला था और पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ उनका नैरेटिव भी मौशी था। अब ये जो पीडीएम की 2022 में गाड़ी चली थी मईशत की, आप क्या समझते हैं कहां पर पहुंची है? कहीं पहुंची भी है या कहीं रास्ते में ही है, चल रही है? देखिए, एक तो मैं पहली वजाहत कर दूं जिसका राणा साहब ने जिक्र किया। मसला यह है कि जब हम कोई हकायक सामने रखते हैं तो लोग समझते हैं शायद जो है ये किसी एक जमात के हवाले से होने चाहिए। ठीक। मैंने तमाम सियासी जमातों का जिक्र किया, उनका बिहेवियर ऐसा था। और जिस बात का मैंने जिक्र किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे चलवाने वाला कल्चर जो है ये खान साहब ने शुरू किया। खान साहब बड़े नेक हैं, बड़े मुहातमा हैं, इस राणा साहब के नजदीक बड़े जमहूरियत पसंद है, लेकिन ये काम उनका शुरू किया हुआ। ठीक, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पहली बात। दूसरी अच्छा, बात मेरे ज़हन में एक ज़िमनी सवाल है, आप चारों जो है जाहिर है कि अपने काम करते हैं, हर वक्त यही काम होता है। ज्यादा मीडिया को जो एक्सेस है वो किस दौरे हुकूमत में मिली? इमरान खान के दौरे हुकूमत में या जो मौजूदा पिछले 3.5 साल या 4 साल बनते हैं? अगर आप कंपैरिजन करें कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन किसका ज्यादा हुआ, इमरान खान साहब के दौर में ज्यादा हुआ। ठीक। लेकिन मैंने सवाल जो आपसे कहा था कि ये जो सोच पैदा हो गई थी, अब ये मौजूदा हुकूमत भी इस्तेमाल करती, मैंने तो नाम लिया। मैंने उस दिन देखा तलाश जो साहब एक प्रेस टॉक जो है उनकी तरफ से आई और वो चल गई। इसी तरीके से कई और लोगों की प्रेस टॉक जो है बनी बनाई जाती है और चला दी जाती है, सामने कोई साफी मौजूद नहीं होता। अब दूसरी बात यह जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इकानमी के हवाले से, जी देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में मजलूमियत का वोट होता है। जिसको आप पाकिस्तान में जेल में भेज देंगे उसका वोट बैंक बन जाएगा। जिसको आप समझेंगे इक़्तिदार से निकाला गया या इक़्तिदार से निकला है, बेशक अदम एतमाद के जरिए निकले, वो अपने आप को एक मजलूमियत का कार्ड लेकर आ जाता है। हालांकि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग हुए थे। कोई ऐसे उन्होंने किसी ने उठा के तो बाहर ही फेंक दिया था। अच्छा, वो कहते हैं ये हुकूमत मेरी खत्म करने के लिए लोगों को मिलाएगा साथ। भाई आप भी लोगों को मिला के साथ हुकूमत में आए थे ना। ये जो बाप पार्टी, ये सारे लोग जो मिलाए गए थे, तो MKM साथ आपके लोग आए थे, फिर चले गए आपके पास से। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद से हुकूमत अनपॉपुलर जो आती है वो जरूर होती है, और हुकूमत हमेशा पाकिस्तान में अनपॉपुलर रही है। इमरान खान साहब हुकूमत में अनपॉपुलर थे, हर ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। इसलिए जो पहली बात ये हो गई कि हुकूमत जो है वो सियासत कुर्बानी किसे वो कहते रहे हैं। दूसरी बात है इकानमी आपकी। इकानमी के लिए एक बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, जो पिछले हम 25-30 साल से नहीं कर पाए। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है इकानमी आज भी एक चैलेंजेबल सब्जेक्ट के तौर पे है। हम इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं ला पाए जो हम दावे करते हैं। हम मुल्की सरमायाकार को जो है उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पाए कि वो खुद भी सरमायाकारी करता। हम बिजली के निर्ख और गैस के निर्ख जो है वो नीचे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर दूसरा मसला ये है कि आपका मुल्क जो है, इसको भी जरा गौर कीजिएगा, आपका मुल्क है एक वार इकानमी के साथ चलने वाला। वार इकानमी में इकानमी दुरुस्त करना मुश्किल तरीन काम होता है। अफगानिस्तान से आपके तल्लुकात ठीक नहीं है, इंडिया से आपकी ट्रेड नहीं होती। इस तरफ अगर आप देखें जाए, ईरान से आप तिजारत कर नहीं सकते थे। जो मुल्क इस किस्म के हालात में घिरा हुआ हो, आप कह रहे हैं कि मामलात और हालात बड़े कॉम्प्लेक्स है, उसमें बड़ा मुश्किल है। जरा राणा साहब, लेकिन एक जुमला कह दूं, जी प्लीज, एक जुमला कह दूं, हुक्मरान इससे बड़ी जुबान नहीं हो सकते। हुक्मरानों को रास्ते तलाश करने होते हैं, रिफॉर्म्स करनी पड़ती है, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी कामयाब अभी तक नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राणा साहब, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी है, जरा हम जानना ये चाहते हैं कि जो मईशत को लेकर चीजें हैं, मौजूदा गवर्नमेंट, वो कहते हैं हर गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर होती है। ऐसा तो नहीं है। पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने फिर 8 फरवरी को देखे ना, वो मैंडेट लेके दोबारा हुकूमत के अंदर आए हैं। अगर अनपॉपुलर ना होते तो ज़ाहिर आज किसी अनपॉपुलर होते तो आज किसी और की हुकूमत होती। तो इसका मतलब यह है कि मुआशी तौर पर तो फिर लोग उनकी बात को सुन भी रहे हैं, वो मुआशी तौर पर डिलीवर भी कर रहे हैं जो नारा लगा कर वो हुकूमत में आए थे। देखें, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने माशी मैदान में बहुत तरक्की की है। ठीक। और हमने इतनी अपनी मेहनत शाका से पेट्रोल 400 रुपए तक लेके गए, भी कोई छोटी कम तरक्की नहीं है। डॉलर हम 300 तक ले गए हैं, भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। पेट्रोल मैंने आपको बता दिया, बिजली का जो है वो हम 70-80 तक लेके गए। कोई ऐसे तो नहीं हो जाता ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुआशी मैदान में।
और आज हम तारीख की सबसे कम तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिए बैठे हैं, सबसे कम एक्सपोर्ट लिए बैठे हैं। तो ये माशी तरक्कियां तो हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारे 70% लोग शरह गुर्बत से नीचे हैं, या 60%, मुझे अब थोड़ा सा माशी तरक्की है कि किसी भी मुल्क में 8,050 रुपए कमाने वाला भी जो है वो अमीर आदमी है। ठीक। हुकूमत ने कारनामे तो बहुत अंजाम दिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब ये हुकूमत आई थी तो मैं तो बाकायदा वो रात को अरबियों वाला लिबास पहन के सोता था कि सुबह अरब से क्या नाम है ऊँटों के ऊपर रियाल आ रहे हैं, जो हमें बताया गया कि जी जैसे ही हम आएंगे तो पता नहीं कितने हजार रियाल डॉलर जो है ना, अरब डॉलर, वो तैयार बैठे बढ़ते पे ने एक सेकंड ही चांद लगे ने। अच्छा। फिर उसके बाद ग्रीन इनिशिएटिव आया, फिर पता नहीं वो वन विंडो आया, फिर पता नहीं क्या क्या आया। अगर ख्वाब देखने से माशी तरक्की हो तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी माशी तरक्की मैंने पूरी अपनी जिंदगी में अमेरिका, रूस, चीन कहीं नहीं देखी। बिल्कुल ठीक। लेकिन सूरत का हाल अब ये है सर, आई एम सॉरी, 2 जुमले मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा कि लोग भूखे मर, लोगों के पास खाने को नहीं रहा, लोगों के बच्चे स्कूलों से उठ गए फीसें ना देने की वजह से, लोगों के मोअज़्ज़िज़ घरों की बच्चियां बाजारों में आ गई हैं अपने घर को माशी मौत से बचाने के लिए। और ये तो ये कह के आए थे कि अगर हमने महंगाई खत्म ना की तो हम वापस चले जाएंगे। इन्होंने तो जुलूस निकाले थे इमरान खान के खिलाफ कि महंगाई बढ़ गई है तो हम जनाब अली वो खत्म करने के लिए आ रहे हैं। ये कोई और एजेंडा है इनका। अब आप इस तरह भी सोचना शुरू करें कि इनका एजेंडा असल में क्या है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि हमने बैनुल अक़वामी बड़ी डिप्लोमेसी में कर ली। आज अफगानिस्तान जो हमारा दस्ते नगर था उससे हम हालत जंग में हैं। इंडिया के साथ चले हमारी सतपिंजा चलती रहती है। जो हम अमेरिका के करीब हो रहे हैं, चीन हमसे दूर हो रहा है, तो कौन सी हमने कारनामे अंजाम दे दिए, मुझे नहीं समझ आ रही। आप जो है वो कारनामों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देख साहब, मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि जाहिर है कि हुकूमतें जब आती हैं तो ये नारे तो लगाती हैं। पिछली गवर्नमेंट आपने गिराई टाइम से पहले, 5 साल पूरे होने से पहले, और उस वक्त नारा यही था कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है। तो फिर ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तजर्बाकार जमाते हैं, तहरीक इंसाफ का तो पहला टेन्योर था। तो अब वो जो मुआशी नारा आपने लगाया था, 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट हो गए हैं, 5 बजट शहबाज शरीफ साहब ने पेश कर ली हैं। 5 बजट काफी होते हैं अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नारा लगाकर आए थे उसके असरात ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और हमारी जो मईशत की गाड़ी है वो बहुत तेजी से दौड़ रही है। देखिए गवर्नर साहब, अगर तो सिर्फ आपने नेगेटिविटी ढूंढनी हो किसी भी बात में तो वो उसके 100 तरीके हैं और 100 पॉइंट है कि आप सारा दिन नेगेटिविटी ढूंढते रहें। ठीक। अगर अपने फैक्ट्स पे बात करनी है तो आप यहाँ पे किसी शख्स को भी ले आए, ये हुकूमत खत्म करे, किसी को भी ले आए, वो जो जिसका ये पिछली गवर्नमेंट का खान का जिक्र करे, उसकी तो खैर औकात ही नहीं है कि वो इकोनॉमी को समझ सकता। ठीक। तो मसला ये है कि आपके मुल्क के ये जो आज हालात हैं ये पिछले 4 या 5 या 10 सालों में नहीं हुए। आप रिवर्स गियर में हैं, आपके यहाँ पॉलिसीज, आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके यहाँ टैक्सेस इतने हैवी टैक्सेस हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती, लोकल भी भाग जाता है। मकसद ये है कि आपने इस हाउस को इन ऑर्डर कैसे करना है और इकोनॉमी को कैसे आपने स्टेबल करना है, इस पे बात करें। नेगेटिविटी में उसके नुक्स निकालूंगा, मुझे आप सारा दिन बैठा दे, मैं आपको सबकी गलतियां भी गिनवा सकता हूं और फैक्ट्स बताऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये 5वां बजट है। इस बजट में IMF प्रोग्राम इन्होंने नहीं शुरू किया था, इनके गले पड़ा, या उससे पहले भी उन्होंने शुरू किया या नहीं किया, मैं उस पर बहस नहीं करता कि पिछलों ने क्या किया। अब हमने ये देखना है कि आपने आया पाकिस्तान को रीब्रांड करके इसकी इकोनॉमी को बेहतर करना है या नहीं करना। ठीक। मैं ये समझता हूं कि ये बजट पिछले 5-6 बजटों से या उससे पहले, जब वो महात्मा खान का भी दौर था, वो उस वक्त जब उसको हुकूमत मिली थी 2018 में, तो ग्रोथ रेट आपका 5.8 था, वो ले गया -1.5, जिसका ये जिक्र था। मकसद ये है कि आपने पॉजिटिविटी दिखानी है, आपने अपने लॉज को चेंज करना है, टैक्सेस कम करने हैं, इंडस्ट्री को रिवाइवल करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये बजट एक उस डायरेक्शन में जरूर है। इससे ट्रिकल डाउन आम आदमी को फायदा नहीं हुआ, हो सकता है 2-3 साल में हो जाए। अगर तो आपने नेगेटिविटी ही कर रही है
और वो सारा दिन यही बयान करना है। मैं इसमें नहीं कहता कि इसमें रियलिटी नहीं है, आवाम को नहीं कुछ मिला, लोग बड़े तंग हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट क्या फिगर देती है, रियलिटी क्या है, लेकिन भाई कहीं से तो आपने शुरू करना है ना। आप इनको निकाल दें, सुबह निकाल दें, किसको लाएंगे और कौन सा, मतलब बदकिस्मती देखें कि 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक माँ ने इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं किया। आप बाहर से बैंकर, बाहर से IMF का एक एजेंट पकड़ के लाते हैं, वो आपकी सारी मुल्क की इकोनॉमी चला रहा है और वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। वो लॉयल उनका है, आपका नहीं है। तो थोड़ा सा इस देखें, नेगेटिविटी बयान करना इज अ सेपरेट थिंग, टू गिव अ सॉल्यूशन इज अ टोटली सेपरेट। वेरी राइट के कम से कम कोई वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये निजामी साहब, ये जो बात बेग साहब कर रहे हैं कि ज़ाहिर है फिर किसको लेकर आएंगे, ये डिबेट तो होती है ना, अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर मुतबादिल कौन है। फिर लोग कहते हैं कि मुतबादिल फिर ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन में तो PTI है, उनका आना एक मुआवजा होगा, लोग इस किस्म की बातें करते हैं। आप मुआशी तौर पर इस हुकूमत की डायरेक्शन को, उसकी कामयाबियों को क्या समझते हैं कि वाकई ही जो मुश्किल फेज है वो खत्म हो गया है और अब उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया? क्योंकि लोग तो ये भी ताना देते हैं कि देखें, अगर आपने डिलीवर किया है या लोग इतनी आसानी में हैं तो सूबा आपका पंजाब में है। पीपल्स पार्टी यही उस दिन बात कर रहे थे कि आप पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तक का रिस्क नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, मईशत के हवाले से मेरी जरा मुख्तलिफ राय होती है और वो इसलिए है कि हुकूमतों को अक्रॉस द बोर्ड जी आवाम से झूठ बोलना बंद करना होगा। उसकी वजह ये कि जो कॉस्मेटिक्स के ऊपर हम चले जाते हैं ना, उसके बाद एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं IMF से, इससे मईशत कभी पांव पे खड़ी नहीं होगी। और ये आर्गूमेंट भी कोई इतना मजबूत नहीं है कि जी 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं, डायरेक्शन पहले साल में ही सेट हो जाती है। हमारे सामने 2013 की मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, काफी बेहतरी आई, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट है हमारे सामने। ये तो हमारी जिंदगियों में हमारे सामने ये मामलात हुए हैं कि डायरेक्शन पहले 1-2 साल में सेट हो जाती है। अगर तीसरे साल में आप जाने लगे और पता चले कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% कम हो गई है और आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 बिलियन उसमें कमी आई है, तो फिर माजरत ये डायरेक्शन सेट नहीं होगी। इससे पहले हमारे सामने इमरान खान साहब की भी एग्जाम्पल है कि उन्होंने आते ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो भैंसें हैं वो बेचना शुरू कर दी। भैंसों के बेचने का इकोनॉमी के मसाइल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्या है कि आपने क्योंकि आवाम से ताली बजवानी होती है, उनके साथ आपने वाह वाह करवानी होती है, तो इकोनॉमी पे पहले तो आवाम को सच बताना चाहिए कि यहाँ पर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करेंगे, उसके लिए सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और सिस्टम की हालत ये है कि FBR जो है वो अपने जो टैक्सेस हैं वो दूसरी साइड से लेता है, लेकिन टैक्स नेट को वो डबल नहीं कर सका। तो यहाँ पर बड़े स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होंगी उस वक्त तक ये कॉस्मेटिक्स पे हम चलते रहेंगे और 6 महीने गुजार लेंगे, साल गुजार लेंगे, फिर IMF से एक इंजेक्शन लग जाएगा तो मामला जू का तू रहेगा। वेरी राइट। आपने कहा कि इस जुगाड़ से भी निकलना पड़ेगा और ऑनेस्टी के साथ लोगों को असल पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अच्छा मलिक साहब, हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जिसमें वो कहते थे कि मैं तो आंखों का तारा हूं। हमने माजी में भी देखा ये तहरीक इंसाफ सियासी रास्ता क्यों नहीं बना पा रही? क्या जो रोल शहबाज शरीफ ने प्ले किया जब ज़ेर अताब थी मुस्लिम लीग नून और PTI और एक पेज के ऊपर चल रहे थे, तो अब ये बैरिस्टर सैफ के कभी नाम आ जाता है, कभी कोई और नाम सुनते हैं, तो PTI के पास एक भी शहबाज शरीफ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात में कन्वर्ट नहीं हो सकी। अच्छा, ये मेरी राय है कि वो एक क्लब है, फैंस क्लब है जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अगर उन्होंने एक सियासी जमात इसको बना दिया होता, किसी के पास इख्तियार होता या कोई सियासी मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करता, तो मेरे ख्याल में चीजें बहुत सारी सेटल हो चुकी होती। सियासी जमात कोई इनकलाबी जमात नहीं होती, सियासी जमात कोई जंगजुओं की जमात नहीं होती। सियासी जमातें जो होती हैं वो कहीं कोई जंग लड़ने के लिए मैदान में नहीं आती, वो अपना रास्ता बनाती हैं, डायलॉग करती हैं, किसी न किसी तरीके से अपना सर्वाइवल देखती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से उनको चूंकि महात्मा बना दिया कि जो बेग साहब ने बड़ा दुरुस्त लफ्ज कहा कि जी खान साहब तो मावरा हैं तमाम चीजों से। और अगर आप पूरी तारीख देखें, उनके धरनों से लेके 2011 से उनके सारे जो मामला देखें, तो आपको इमरान खान साहब का स्टाइल यही नजर आता है। इस्लामाबाद में कब्रें खोद दी कादी साहब के साथ जाकर,
कहा बिल्डिंग हटा देंगे, फलां को जो है वजीर आजम को खत्म कर देंगे। और उसके बाद का सफर जो है इक़्तिदार से निकलने के बाद भी उन्होंने एक सियासी रहनुमा के तौर पे ना अपनी पार्टी को चलाया, ना खुद सियासी रवैये का मुजाहरा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से इवन मुज़ाकरात या कोई इमरान खान साहब के कोई रास्ता निकालना, उनकी किसी मौके पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रंजिशें दूर करना, ये तो दूर की बात है। बेस्टर गौर अगर शहबाज शरीफ साहब से पार्लियामेंट में सलाम भी ले लें कि अस्सलाम वालेकुम, तो उसके बाद से वो तूफान बदतमीजी होता है बेस्टर गौर साहब के खिलाफ कि खुदा की पनाह। यानी अगर अली बिन गंडापुर साहब जो है वो कहीं हम बातचीत बढ़ा रहे हैं। अब देखे ना, आजम स्वाति साहब सुबह 7 बजे मिलने गए थे जेल में, और ये कहा जा रहा था जी कि मामला को सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब भी कहा जा रहा है कि रीमा खान साहब के अलावा दूसरी बहन मिल सकती है, लेकिन आप इनकलाबी जमात बने हो। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल जेल की दीवारें शिद्दत पसंदी इतनी ज्यादा है। मैं जरा राना साहब आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आपका कोई मुखालिफ भी हो तो आप उससे सीखते हैं, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब से सीखती कि जब आप पे मुश्किल हालात होते हैं तो बैकडोर राब्ते किए जाते हैं, कोई रास्ता पैदा किया जाता है, जो शहबाज शरीफ अकेले कर पाए हैं, पूरी पीटीआई मिलकर भी नहीं कर पा रही। देखें, एक तो इन लोगों के अंदर ना गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाने का फन नहीं है। अच्छा। और इनकी कमर कमजोर है, दर्द होने लगती है। ये मजबूत कमर चाहिए आपको। गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए भाई। देखे ना, मैं तो जब मुझे सब बोल रहे थे, मैं तो किसी की बात में नहीं बोला था। चले आप तो नहीं राना साहब, हम मलिक साहब को बिल्कुल नहीं इजाजत देंगे आपका हक मारने की, ठीक है ना। नहीं, हर जगह हक मारते हैं, अपने प्रोग्राम में भी हक मारते हैं मुझे जब मैं ज्यादा देखिए मैं बेग साहब ने कहा ना फैक्ट्स पे हमें बात करनी चाहिए। ये देखिए, हम जब बात करें गाड़ी की डिग्गी में बैठ गए, छत से उतर आए, इसका मतलब ये अवामी बातें हैं, इसका हकायक से कोई तल्लक नहीं है। चले राना साहब बताइए, आप क्यों नहीं हकायक पे बात करते हैं? इसकी रीजन ये है कि क्योंकि मैं अवाम का नुमाइंदा, मैं किसी खास आदमी का नुमाइंदा नहीं। क्यों आप भी इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए? आप भी इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए? नहीं, इलेक्शन तो मैं अवाम के दिलों का लड़ता हूँ ना। मुझे क्या जरूरत है कि मेरे पास फॉर्म 47 ही नहीं है तो मैं कैसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ। अच्छा। दूसरी बात यह है, अब ये जो तकाबुल की बात हुई है, पहले मैं जरा सियासी जमातों का और फैन क्लब का थोड़ा सा अगर इजाजत दें। देखिए, सियासी जमातें कैसे बनती है, जमहूरी सियासी जमातें, कि भाई आपके बड़े भैया चेयरमैन हो, छोटे भैया वजीर आजम हो, उनकी साहबजादी वजीर आला हो, उनका जो कुड़म है वो क्या नाम है नायब वजीर आजम हो और वजीर खजाना हो, फिर उनका जो बेटा है वो वजीर मुमलिकत हो, फिर उनका जो भतीजा है साबिक वजीर आला हो। ये होती है सियासी जमातें। ठीक। या जैसे जरदारी साहब सदर हो, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पार्टी हो, आसफा भुट्टो खातून अव्वल हो, या वो आने वाले दिनों की वजीर खारजा हो। सियासी जमातें जमहूरी अंदाज ये होता है। ठीक। इस तरह जमहूरियत आगे बढ़ती है। और आखिरी जुमला मेरे सुन लेना मलिक साहब, सुनते लोगो। हम जब ये कहते हैं ना तकाबुल, तो भाई क्यों ना करूं। एक शख्स की हुकूमत में $25 बिलियन खजाने में हो, जीडीपी 6+ हो, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्थ कार्ड भी चल रहा हो, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हो, इंपोर्ट भी नीचे आ रही हो, और अचानक डॉलर भी कंट्रोल में हो, बिजली भी प्रॉपर कंट्रोल में हो, और पेट्रोल भी बीच में हो, और अचानक आप उस हुकूमत को खत्म कर दें और सहाफी मानेंगे जी हमें तो 1 साल बाद ही बुला के कह दिया गया था। चले मुझे जरा टाइम कम है, मैं जरा बेग साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूं इस मुद्दे के ऊपर। बेग साहब ये कहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल वो तो शुरू में ही कहते थे कि वो किसी मजामत के कायल नहीं है, वो तो हमेशा जो फिलहाल जिस किस्म का सेटअप ये सिस्टम है वो इसी चीज के कायल थे। लेकिन सवाल ये है ना कि मुश्किल वक्त हर जमात पे आया, पीपल्स पार्टी पे आया, नून लीग पे आया, कोई ना कोई रास्ता निकाला गया। वो रास्ता जहां निकलना था सबको पता है, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं निकाल पा रही? देखें, मैं वैसे उस मुकाबले पे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट्स क्लियर कर दूं जी। उस वक्त फॉर्म 45 या 47 नहीं था, आरटीएस बंद करके उस शख्स को जिताया था। ठीक। और टेलीफोन टावर भी बंद कर दिए गए, फिर भी एक सीट के मार्जिन से बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आया। और फिर आपको पता होगा जहाजों में कैसे लोगों को ला के बिठा के उसके नंबर पूरे किए और उसको वजीर आजम बनाया। वो कोई वोटों शोटों से नहीं जीता। मैं मतलब कहीं भी कहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन भी और प्रूफ भी कर दूंगा। दूसरी बात,
देखिए, मसला ये आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे बड़े सगीर में हैं वो खानदानी विरसों से ही चल रही हैं। ठीक। इस बंदे ने आके अवाम को कहा मैं मेरिट और ये करूंगा और वो, देखिए जिनको चोर कह रहा था अपनी चोरियां उन सबसे ज्यादा हैं, वो तो चोर थे ही, ये उनसे बड़ा चोर निकला। ठीक। और जो बात है फैन क्लब की, इसने किसी शख्स को, ये अपने से खूबसूरत आदमी को, मालदार आदमी को, ये उससे जेलस था हमेशा से। ये माल उनका जरूर खाता था, लेकिन ये उनको नजदीक उस तरीके से पावर नहीं देने के हक में था। ये टाइप केस था। अब आप कहते हैं जी वो तो अपने उसके दौर में, खुदा की कसम, फैक्चुअली रॉन्ग, ही डिस्ट्रॉय द कंट्री। आप देख लें, फैक्ट्स उठा के देख लें कि उसने कितने कर्जे लिए, डॉलर का क्या हाल हुआ, IMF के पास हम डिले करके कैसे गए। ये इकोनॉमी का सारा हाल आप कट्ठा छट्टा आप माजी से इंटरनेट से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये फैक्चुअली गलत कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है। जरा सेकंड बात ये है कि शहबाज शरीफ उसके पास क्यों नहीं है? हाँ। उसकी सिर्फ एक लाइन में जवाब देता हूं, इस शख्स का एतबार नहीं है। इसका एतबार इसकी बीवियां नहीं करती रही, इसका एतबार इसका खानदान नहीं करता, इसका एक दोस्त इसका एतबार नहीं करता, क्योंकि ये दोस्त मार आदमी है। ये दरवाजे से निकल जाए तो अपनी बात से फिर जाता है, इसीलिए इसकी कोई गारंटी देने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कोई गारंटी देने वाला नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। चारों मौजूद मेहमानों का, नसरुल्लाह मलिक साहब का, इसार राना साहब का, मोहसिन बेग साहब का, माजिद निजामी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी है। हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।